हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। लास्ट वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने अपनी क्लास 10th की एनसीईआरटी का जो चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में सब कुछ बिल्कुल डिटेल में पढ़ लिया है। जिसको उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना, और अगर फिर भी कुछ रहता है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, इस एक्सरसाइज में हम शुरू करेंगे इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अपनी चैप्टर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मैंने आपको 2 वेज बताए थे। एक था आपका ग्राफिकल, दूसरा था आपका एल्जेब्रिक। जो ग्राफिकल मेथड है वो हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। जितनी भी हमारी लीनियर इक्वेशंस होंगी हम उनको ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ओके, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। आपके जो भी क्वेश्चंस को लेके डाउट है वो सभी की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लाइक इसमें क्या बोला है कि अभी आपको लीनियर इक्वेशन दी नहीं है, हमें क्या करनी है, फॉर्म करनी है। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। पहले हमें फॉर्म करनी है लीनियर इक्वेशन, उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो भी ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट उसका आपको दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay, 10th क्लास के किन्हीं 10 स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है। बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो फाइंड करना है कि कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ने पार्ट लिया है क्विज में। क्लियर। अब दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो इसमें दो वेरिएबल्स को कैसे कंसीडर करेंगे। एक तो फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ बॉयज़, एक फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं वेरिएबल्स को। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। बॉयज़ को मान लिया हमने एक्स। ओके, सो गर्ल्स को कितना मान लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ओके, अब देखो 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है। 10 स्टूडेंट्स में, अब 10 स्टूडेंट्स में कुछ गर्ल्स होंगे कुछ बॉयज़ होंगे, राइट। अब उसमें गर्ल्स कितनी है वाई और बॉयज़ कितने हैं एक्स। दैट मीन्स कि हमें क्वेश्चन की पहली इक्वेशन यहीं से मिल जाएगी कि अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड कर दें, बॉयज़ प्लस गर्ल्स एक्स प्लस वाई, तो कितने हैं आपके 10 स्टूडेंट्स है, तो इक्वल टू आ जाएगा 10। इसे मानेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, समझ आ गया। उसके बाद जो हमें सेकंड कंडीशन दी हुई है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब देखो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है वाई, तो वाई को यहाँ पे रख लीजिए। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये है आपकी गर्ल्स, इज 4 मोर देन, इज का मतलब तो इक्वल टू आ गया, इज कितना है इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखो 4 मोर देन की बात कर रहा है, जब भी मोर देन मतलब 4 ज़्यादा है, ठीक है, 4 ज़्यादा है, तो ज़्यादा का मतलब क्या हो जाएगा, +4 कर दीजिए। और किससे, मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने, इट मीन्स जो हमारी ये गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं किससे, बॉयज़ से। तो ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। क्लियर, तो सेकंड इक्वेशन आ गई, इसको भी कंसीडर कर लीजिए। अब कैसे फाइंड करेंगे, अब हमें बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी जो दोनों इक्वेशंस होंगी उसमें हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे क्योंकि वो तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, एक बार हम x को 0 रखेंगे तो 0 प्लस वाई कितना हो जाता है, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में, 10 आ गई, राइट। दूसरा केस कैसे फाइंड करेंगे, यहीं पर रख देते हैं y इज इक्वल टू 0। अगर y को 0 रख देते हैं तो x प्लस 0 कितना आ जाएगा 10। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। यहाँ से इसका एक बॉक्स बना लेते हैं जैसे हमने बताया था x और y की वैल्यूज़ का। ये x है, ये y है। x हमने क्या रखा 0, तो y कितना मिला 10। y हमने कितना रखा 0, तो x कितना मिला हमें 10। चलिए बहुत अच्छे, मिल गए दो कोऑर्डिनेट्स। ये पॉइंट A मान लेंगे, इसको पॉइंट B मान लेंगे।
अब आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन पे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये भी इसी तरह करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 प्लस 4, और 0 प्लस 4 कितना होता है, 4 आ गया। ऐसे ही अगर अभी y को 0 पुट करेंगे तो x कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो अगर 4 को उधर शिफ्ट करूँगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो प्लस 4 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, राइट। तो जब y 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई -4। इसके लिए भी एक बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए, ये x के ये y का। x कितना पुट किया, 0, y कितना आ गया, 4, y कितना पुट किया, 0, x कितना आ गया, -4। आगे ना कोऑर्डिनेट्स, ये आपका पॉइंट C हो जाएगा, ये आपका पॉइंट D। पॉइंट कैसे होता है, x, y, ठीक है। अब इसे हम प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ पर, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी ग्राफ पेपर की, तो लेके आते हैं। चलिए ये है आपका ग्राफ। ओके, अब ग्राफ पे ना हम दोनों लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम पहली लाइन की बात करें तो पहले के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0,10, 10,0। तो चलिए प्लॉट करते हैं। 0,10 लाइक x0 और y10, ये आ जाएगा आपका पॉइंट यहाँ पर, ये आ गया पॉइंट ए। उसके बाद 10,0, x कोऑर्डिनेट 10 है, y 0 है, ये आ गया आपका b पॉइंट। अब a और b को आपने क्या करना है, सिंपली ज्वाइन कर देना है। ये कर दिया मैंने ज्वाइन a और b को। अभी c और d पॉइंट करेंगे हम। तो c पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट c है आपका 0,4, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 4, ये आ गया आपका पॉइंट c। और d पॉइंट क्या है आपका -4, देखो यहाँ पे आ जाएगा -4,0। ओके, सॉरी -0,-4 आएगा ना आपका। सो सबसे पहले जो हमारा कोऑर्डिनेट था c, वो था हमारा 0,4, राइट। और दूसरा है आपका -4,0। तो -4 यहाँ पर है ये, और 0। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, ये पॉइंट D आ गया आपका, ये पॉइंट C है, तो इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो ये हो गई ज्वाइन दोनों पॉइंट C एंड D। अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिली है ना, और इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रही है, ये वाला पॉइंट। और ये कोऑर्डिनेट क्या है, देखो x कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ से 3 आ रहा है ना ये, चलो 3, कॉमा, और y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 7 आ गया, राइट। तो यही होगा इसका सोल्यूशन। मतलब यहाँ से x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। वही हम लिख देते हैं इसका सोल्यूशन अपने नोटबुक में। ओके, सो लास्टली आपने क्या मेंशन कर देना है यहाँ पे, हेयर जो आपका सोल्यूशन आया है वो आया है 3,7, लाइक x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। तो x क्या था आपका, नंबर ऑफ बॉयज़। तो लास्ट में आप मेंशन कर सकते हो कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 3, और y क्या है आपका, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स आ गए आपके 7। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा अच्छे से पूरा। इसी तरह इसका है सेकेंड पार्ट, वो भी करते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट पेज पे, ये है आपका पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर सेकेंड में हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46, find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। कुछ पेंसिल्स हैं, कुछ पेन है, हमें उनका प्राइस नहीं पता, और लेकिन उनकी हमें कॉस्ट बतानी है कि एक पेंसिल की कितनी है और एक पेन की कितनी है। तो यही कंसीडर कर लेते हैं पहले कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ले लीजिए और 1 पेन, 1 पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी मान रहे हैं हम, x रुपीज़ में मानेंगे ना क्योंकि कॉस्ट है। और उसी तरह लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी कितने रुपीज़, y रुपीज़ मानेंगे, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि 5 पेंसिल हैं और 7 पेन, दोनों का टोटल मिला के कितना हो गया, 50 रुपीज़। तो वही लिख लेते हैं, कितनी पेंसिल खरीदी, 5 पेंसिल। अगर एक पेंसिल x रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 5x की। वेरी गुड। साथ ही में हाँ, क्या बोल रहे हैं, 7 पेन। तो अगर एक पेन y रुपीज़ का है तो 7 पेन कितने के हो जाएंगे, 7y के। और टोटल मिला के उनकी कॉस्ट कितनी हो गई, ये 5 पेन के रुपीज़ हो गई, ये 7 पेन के, 7 पेन्स के।
तो टोटल मिला के कितने हो गए 50 रुपीज़। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन पर। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दी हुई है कि 5 पेन्स, अब कितने पेन खरीदे 5, ओके, एंड 7 पेंसिल। तो 7 पेंसिल की देखो पहले, एक पेंसिल कितने की है x की, तो 7 पेंसिल कितने की हो जाएंगी 7x की, प्लस कर दीजिए उसमें। साथ में खरीदे 5 पेन्स, तो एक पेन y का है तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे 5y के, और टोटल मिला के दोनों कितने के हैं ₹46 के। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हमें ग्राफ की हेल्प से क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को 0 रखोगे, यहाँ पे एक इशू है, अगर आप यहाँ पे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं रफली, क्लियर, ये आ जाएगा आपका बॉक्स, ये x की वैल्यूज़ रखेंगे, y की ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए, यहाँ पे कुछ x की वैल्यूज़ रखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यूज़ रखेंगे, दो पॉइंट्स आ जाएंगे। देखो बहुत ध्यान से देखना, अगर x को 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 7 जाएगा डिवाइड में, बट 50 तो डिवाइड नहीं होगा ना 7 से, तो हम x की कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे 50 जो है ना 7 से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x की वैल्यू को 3 रख दूँ तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। देखो पुट करते हैं, कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई टू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। यहाँ पे x की वैल्यू में 3 पुट कर रही हूँ, 5 3 ज़ा कितना होता है 15। चलिए ठीक है, अगर 15 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 15 कितना आ गया 35। अब ये 7 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 7 से कितने टाइम्स जाएगा 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। इट मीन्स कि जब हमने x की वैल्यू को 3 रखा तो y की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ y की तो आप कुछ भी रख दीजिए, लाइक 0 रखोगे तो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो चलो y की हम क्या रखते हैं, अब 0 रख देते हैं। तो सेम करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू को 0 रख दिया, ओके, फिर क्या होगा, ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आप यहाँ से लिखोगे 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50। 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 5x प्लस 0 इक्वल टू 50। 5x की वैल्यू आ गई 50। अब 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, 50 डिवाइड बाई 5, ये जाएगा आपका 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10। ये वाला पॉइंट बन जाएगा आपका पॉइंट ए, और ये वाला पॉइंट बन जाएगा आपका पॉइंट बी। ठीक है, इसी तरह से कर लेते हैं अपना ये वाली इक्वेशन के लिए। अब इस वाली इक्वेशन के लिए कैसे करेंगे, चलिए तो फिर देखो, सेम आपकी इक्वेशन रहेगी 7x प्लस 5y। अब आपका साइड में है 46। कंसीडर करो कि मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, तो 46 तो 5 से डिवाइड ही नहीं होगा ना। 5 से डिवाइड करने के लिए हमें इसमें क्या चाहिए, लास्ट में आपको 45 मिलना चाहिए, या आप कह सकते हो लास्ट में आपको 5 मिलनी चाहिए डिजिट, तभी वो 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से कैसे मिल सकता है, तो एक काम कर सकते हैं, 1 रखेंगे अगर यहाँ पे x की वैल्यू, तो 7 माइनस करके नहीं आएगा, 2 रखेंगे तब भी नहीं आएगा। यहाँ देखो 7 के टेबल में क्या आता है, 7 1 ज़ा 7 8 ज़ा 56, और 56 और 46 को अगर माइनस कर दोगे आप तो वो डिवाइड हो जाएगा ना, तो वही रख लेते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हो, देखो लास्ट में क्या होना चाहिए, अगर 5 से डिवाइड करना है तो लास्ट में या तो हमें 0 मिल जाए या फिर 5 मिल जाए। 0 तब मिलेगा जब हम इसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 5 तब मिलेगा जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 3 पुट कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई टू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। 7 3 से कितना होता है 21, राइट, इक्वल टू 46। 21 उस साइड जाएगा, तो 5y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 46 माइनस 21। y कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 कितना होता है 5, 4 माइनस 2 होता है 2, और 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, ये जाएगा 5 5 जा, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 3 रख रहे हो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। वेरी गुड। अब y की भी कुछ ऐसी वैल्यू रख लेते हैं, क्या 46 डिवाइड हो रहा है उससे, नहीं,
ज़ीरो रखेंगे तब भी नहीं होगा क्योंकि 7 से तो वो डिवाइड होगा नहीं। क्लियर। उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमें दूसरी वैल्यू y की ही रखनी है, हम फिर से x की भी रख सकते हैं, वो तो हम इजी करने के लिए फाइंड करते हैं। तो अगर मैं x की ही कोई दूसरी वैल्यू रख लूँ, लाइक अगर मैंने x की वैल्यू 8 रखी तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 5y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46, 8 7 सा कितना आ जाएगा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 56 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 56 हो जाएगा, ये बचा आपका 5y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46 माइनस 56 कितना होता है -10 डिवाइड बाय 5, ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा और माइनस साइन आपका है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो जब हमने x की वैल्यू को 8 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी -2। ये पॉइंट मान लीजिए C और इसे मान लीजिए D। अब हमें इस पॉइंट को क्या करना है अपने ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो चलिए फिर कर लेते हैं ग्राफ पे भी ड्रॉ। चलिए तो ये है आपका ग्राफ। अब ग्राफ पे अगर हम पॉइंट्स ए और बी देखें तो ए पॉइंट था आपका 3,5 और बी था आपका 10,0। तो पहले देखते हैं 3,5। 3 आपका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट आपका 5, तो ये 3 और यहाँ से 5 ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका ए पॉइंट। क्लियर। दूसरा था आपका 10,0, सो 10 यहाँ पर है, वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो ये आ जाएगा आपके यहाँ पे बी पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन कर दे, तो मैं ज्वाइन कर देती हूँ एक बार। ओके होल्ड फॉर अ सेकेंड, अभी मैं आपको एक बार पॉइंट्स दिखा देती हूँ। पॉइंट्स आपका 3,5 है और दूसरा है आपका 10,0। 0,10 नहीं है, क्या है आपका 10,0। तो 10,0 के लिए 10 होना चाहिए एक्स एक्सिस पर, तो ये वाला आएगा आपका बी पॉइंट, ये नहीं आएगा। तो अभी दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ मैं, पॉइंट्स ए एंड बी, ये हो गए ज्वाइन, दोनों पॉइंट्स ए और बी को कर दिया ज्वाइन। अब उसके बाद आते हैं अपनी दूसरी लाइन की इक्वेशन के लिए, और दूसरी लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे कौन से दो पॉइंट्स हैं, एक है हमारा 3,5, यही सेम राइट। मैं आपको पॉइंट्स दिखा देती हूँ, ये आपका 3,5 और एक है आपका 8,-2। सो 3,5 हो गया आपका, फिर आता है आपका 8,-2। -2 कहाँ पे आएगा, ये -1 है, ये -2, तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट डी। देखो ये 8 यहाँ से आया और -2 यहाँ से, ये आ गया आपका पॉइंट डी राइट। अब हम यही आपका सी है, तो सी और डी को भी ज्वाइन कर देती हूँ मैं, ये हो गया पॉइंट सी और डी भी ज्वाइन। अब यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देखोगे कि हमारी जो लाइंस आई हैं वो आई हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। ओके किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं आपकी, पॉइंट ए बोल दो या फिर सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 3,5। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 3 और y की वैल्यूज यहाँ, y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5। दैट मीन्स कि अगर हम जो बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ पेन, वो आ गया आपका 3। ओके और जो दूसरी कॉस्ट थी हमारी, कॉस्ट ऑफ ये पेंसिल की है और कॉस्ट ऑफ पेन आ गई आपकी 5। तो लास्ट में आप इसे अपनी नोटबुक में मेंशन कर देना, क्योंकि हमें क्या मिली है वैल्यूज़ आई हैं आपकी लास्टली x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 5। तो जब आप लिखोगे कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी थी, x रुपीज़ था ना, 1 पेंसिल x रुपीज़, और x की वैल्यू कितनी आई 3 रुपीज़, तो 1 पेंसिल 3 रुपीज़ की। और अगर बात करें कॉस्ट ऑफ 1 पेन की, तो 1 पेन कितना कंसिडर किया था हमने y रुपीज़, कितना है y रुपीज़, तो y रुपीज़ कितना आ जाएगा 5 रुपीज़। क्लियर, समझ आ गया होगा ना अच्छे से। दो ही पार्ट्स थे आपके फर्स्ट क्वेश्चन में, इसके बाद हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सिर्फ देखना नहीं है, अपने साथ साथ में ग्राफ्स ड्रॉ करना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ओके सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। सिंपली जैसा हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताए थे कुछ रिलेशन A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 के, तो वहाँ से हमें पता करना है कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, पैरेलल है लाइंस या फिर कोइंसाइड कर रही हैं लाइंस।
बहुत अच्छे से इसको डिटेल में हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में किया हुआ है। जिसने नहीं देखा वो एक बार प्लीज़ वो वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, तो पहले ना इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशंस मैं आपको दोनों बता देती हूँ। क्या हो जाएंगी आपकी जनरल इक्वेशंस? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी आपकी आ जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अभी वैल्यूज़ लिख लीजिए पहले। अगर कंपेयर करो तो x का कॉफिशिएंट 5, b1 क्या हो जाएगा, y का कॉफिशिएंट -4, कोमा c1 क्या हो जाएगा, पहली इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है 8। सेकंड पे आ जाइए, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का कॉफिशिएंट a2 यहाँ से मिलेगा 7, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी +6 और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 है बट विद नेगेटिव साइन तो -9। रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। रेशियोज फाइंड करेंगे तो पहले a1/a2 फाइंड करेंगे, कितना आएगा 5/7। सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इससे आगे तो कुछ फाइंड ही नहीं कर सकते। कोमा b1/b2 भी फाइंड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा -4/6। हाँ, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा -2/3। इसी तरह फाइंड कर लो c1/c2, कितना आ जाएगा 8/9। -9 डिवाइड हो सकता है किसी से, इसे आप लिख सकते हो -8/9, नहीं हो सकता। तो अब यहीं से ना एक छोटी सी चीज़ मिल जाएगी आपको कि a1/a2 जो है वो इक्वल नहीं है b1/b2 के। और हमने क्या बोला था कि अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है तो उसमें क्या होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। और वन सोल्यूशन हमें कब मिलता है, जब हमारी लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर। तो इसमें क्या आ जाएगा कि यहाँ जो ये दोनों इक्वेशंस है लाइंस की, वो कैसी इक्वेशन बना रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट। ओके, सो क्या लिखोगे यहाँ पे लास्ट में कि द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ओके, यही तो बताना था ना, द लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। चलिए, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, इसका इजी सा था, बहुत ही सिंपल। इसी तरह करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड इक्वेशन आपकी यहीं पर है, इसको भी कंपेयर करने के लिए मैंने बता दिया। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9, b1 क्या है आपका 3, साथ में c1 क्या है आपका 12, फिर क्या आ जाएगा a2 की वैल्यू आपकी 18 है, b2 की वैल्यू आपकी 6 है और c2 की वैल्यू आपकी 24 है। अब फाइंड करते हैं क्या, पहले a1/a2 फाइंड करेंगे, कितना आ जाएगा 9/18। सो 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, कितना आ गया 1/2 a1/a2। फिर b1/b2 भी फाइंड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 3/6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ये भी आ गया 1/2। c1/c2 भी फाइंड करिए, कितना हो जाएगा 12/24। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा, कितना आ गया ये भी 1/2। अरे ये तो तीनों इक्वल आ गए, और तीनों इक्वल हैं तो क्या कंडीशन थी, a1/a2 इक्वल है आपका b1/b2 और इक्वल है आपका c1/c2। इसका मतलब मैंने बताया था कि इसके होंगे आपके इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन, और इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं आपके, जब वो कोइंसाइड करती है, एक के ऊपर एक आ जाती है लाइन, तब। ओके, तो यहाँ से आप रिवीजन के लिए लिख सकते हो, नहीं भी चाहो तो भी नहीं लिख सकते। ओके, मैं फिर भी लिख देती हूँ जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा। इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपको यहाँ से मिलेंगे, मेनी सॉल्यूशन। और इसका रीज़न क्या है हो जाएगा, इट इम्प्लाइज के द लाइंस कोइंसाइड। ओके, द लाइंस आर कोइंसिडेंट बोल सकते हो। ओके, आर कोइंसिडेंट।
क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसमें कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमें A1/A2 के रेशियोज को है उनको कंपेयर करके अपनी कंडीशन बतानी है, दैट्स इट। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट में भी हमें सेम करना है। पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, comparing with general equation। तो क्या मिलेगी आपको, इक्वेशन में लिख देती हूँ, इजी रहेगा आपको। b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यह आ जाएगा आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करके सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है। a1 कितना आ जाएगा, 6 है। b2 कितना, b1 कितना है, y का कॉफिशिएंट -3, तो -3 आ जाएगा। c1 कांस्टेंट कितना है, 10 है। फिर a2 पर आ जाइए, x का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। फिर b2 आ जाइए, y का कॉफिशिएंट, यहाँ कोई कॉफिशिएंट तो है नहीं, इट मीन 1 है, बट माइनस है तो -1 आ जाएगा। c2 कितना है, कांस्टेंट आपका 9। चलो फिर फाइंड करते हैं अपने रेशियोज। सबसे पहले a1/A2 कितना आ जाएगा, 6/2। 2 से तो जाएगा 3 टाइम्स, आपका आ गया 3/1 लिख लीजिए, या 3 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। फिर फाइंड करते हैं b1/b2, क्या है आपका -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 3/1 आ गया। फिर आता है आपका c1/c2, c1/c2 कितना आ जाएगा, 10/9। अब आपने अगर यहाँ पे नोटिस किया होगा तो आपको दो रेशियो तो इक्वल मिल गए, लेकिन यहाँ पे क्या मिला कि a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट वो इक्वल नहीं है आपका c1/c2 के। और जब हमें ऐसी केस मिल जाए कि हमारे फर्स्ट दो रेशियो तो इक्वल हैं, वह थर्ड वाले इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन होती है कि हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। और कोई भी सोल्यूशन नहीं होता तो किस केस में नहीं होता, जब हमारी लाइंस पैरेलल होती है, उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द लाइंस आर पैरेलल, द गिवन लाइंस, जो लाइंस की इक्वेशन हमें दी हुई है, गिवन लाइंस आर पैरेलल। ओके, सिर्फ इतना ही आपको बताना था। इतना सा सेम, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। इसके बाद करेंगे थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/b1 सॉरी ये होगा आपका a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent और इनकंसिस्टेंट। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ अभी भी ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ हमें इन रेशियोज की हेल्प से ये बताना है कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कैसे फाइंड करेंगे, कंसिस्टेंट हमारी दो केसेस में होती थी, या तो वन सोल्यूशन होता था या फिर मैनी सोल्यूशन होता था। वन सोल्यूशन कब होता था, जब आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करती थी, और मैनी सोल्यूशन तब होते थे जब आपकी लाइन कोइंसाइड करती थी। और इनकंसिस्टेंस के लिए आपके पास एक ही केस था, जब आपका नो सोल्यूशन होता था या फिर आपकी लाइंस होती थी पैरेलल। क्लियर, तो बस हमें वही फाइंड करना है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप जनरल इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लोगे, मैं यहाँ पे एक कॉमन लाइन लिख देती हूँ, दोनों को कंपेयर करना है आपको। कंपेयरिंग विथ, कौन सी इक्वेशंस है आपकी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अच्छा, आप यहाँ पे ना c1 को वैसे भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है ना, आपके कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड के हुए हैं, तो दोनों को दूसरी साइड के ले लोगे तब भी ओके होगा, बिकॉज उधर जाके वो -5 -7 होगा, तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से आ जाइए, अगर यहाँ से मैं a1 फाइंड करूँ तो कितना मिलेगा आपको 3, b1 कितना मिलेगा 2। चलिए, आपकी हेल्प के लिए, इजी करने के लिए, c1 की वैल्यू में अगर 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो -5 ही मिलेगा। सेम यहाँ से a2 आ जाएगा आपका 2, b2 आ जाएगा -3, और c2 आ जाएगा आपका -7। क्लियर,
चलो तो रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले A1/A2 कितना आ रहा है 3/2 और B1/B2 कितना आ रहा है आपका 2/3। 2/-3 है या फिर आप इसे लिख सकते हो -2/3। अब देखो यहीं से आपको C1 C2 तो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो A1/A2 है वो इक्वल ही नहीं है B1/B2 के। तो कैसी लाइंस हो गई, इट मीन्स उसका एग्जैक्टली एक सोल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और इन दोनों केसेस में हमारा जो इक्वेशंस होंगी वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि हमारा एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। सारी चीज़ें लिखते चलिए, आपकी रिवाइज हो जाएंगी। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ओके, उससे मिल जाएगा कि आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारा जो इक्वेशंस है वो कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, या फिर गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये आ गया आपका कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। ओके, इसी तरह बहुत ही आसान तरीके से हम करते हैं अपना सेकेंड पार्ट भी। सेकेंड पार्ट की इक्वेशंस ये है, चलो तो यहाँ पे A1 क्या आ जाएगा आपका 2, B1 कितना है -3, C1 अगर 8 उधर शिफ्ट होगा तो चलो -8 लिख लेते हैं। उसके बाद A2 कितना आ जाएगा 4, B2 कितना आ जाएगा आपका -6 और C2 कितना हो जाएगा 9, उधर शिफ्ट करोगे तो -9। तो फिर A1/A2 की वैल्यू फाइंड करो, ये आ जाएगा 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, ये आ जाएगा आपका 1/2। फिर B1/B2 की वैल्यू भी फाइंड कर लीजिए, कितनी आ गई -3/6, -6 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, भाई ये भी 1/2 आ गया। तो फिर तो C1/C2 भी हमें फाइंड करना है, वो है आपका -8/9, माइनस से माइनस कैंसिल, आपको मिलेगा 8/9। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपका रेशियो है A1/A2 वो इक्वल है दूसरे रेशियो के B1/B2, बट इक्वल नहीं है C1/C2 के। कौन सी कंडीशन थी ये, पैरेलल लाइंस की। तो जैसे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, तो साथ में क्या हो जाएगा, सिस्टम कैसे हो जाएंगी इक्वेशंस, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो आप क्या लिखोगे, गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और यही था आपका आंसर, क्योंकि हमें इसमें बतानी है सिर्फ कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। क्लियर हो गया, समझ आ गया अच्छे से। चलो तो थर्ड के कुछ और पार्ट्स भी है, वो भी करते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें वही करना है, अपने सारे रेशियोज लिख लेते हैं। अब मुझे लगता है आपको सारे कंपेयर कराने की नीड नहीं है, सिंपली आप कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्टली आप लिखोगे A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3/2, ठीक है। B1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 5/3, और C1 कितना है आपका 7, उधर शिफ्ट होगा तो चलिए -7 लिखते हैं। A2 की वैल्यू आपकी 9 होगी, B2 की वैल्यू होगी आपकी -10, और साथ में C2 की वैल्यू 14, इधर शिफ्ट करोगे तो मिल जाएगा आपको -14। रेशियोज फाइंड करते A1/A2। तो A1 है आपका ऑलरेडी 3/2 और होल डिवाइड में है आपका 9। 9 को क्योंकि ये फ्रैक्शन में है ना, तो इसे भी आप 9/1 लिख सकते हो। तो जब इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 3/2, और 9/1 को कैसे लिखेंगे 1/9, ठीक है। ये जाएगा 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 3 जा 6। ओके, चलिए A1/A2 की वैल्यू आ गई आपकी 1/6। फिर फाइंड करते हैं B1/B2। B1 क्या है आपका 5/3, फिर होल डिवाइड में आपका -10, -10 को लिख सकते हैं ना -10/1। फिर इसे सिंपल फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, -10/1 को हम लिख देते हैं 1/-10। ये जाएगा 5 1 जा 5 2 जा, सो 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा -6, या फिर आप इसे लिख सकते हो -1/6। तो ये आ गया आपका B1/B2। फिर आती है बात, देखो इसको ना जो माइनस साइन को आप न्यूमरेटर में लिखो या डिनोमिनेटर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, फिर आते हैं C1/C2। तो C1 क्या है आपका -7/14।
सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 वन ज़ा 7 टू ज़ा, सो आपका यहाँ से आ जाता है 1/2। बट अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहले ही दोनों जो रेशियोज़ हैं आपके A1/A2 वो इक्वल नहीं है B1/B2 के। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे शुरू के दो रेशियोज़ इक्वल नहीं है तो उस केस में हम इसको बोलते हैं कि इसकी कंडीशन हो जाती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस की। कैसी? इंटरसेक्टिंग लाइंस की, जिसके आपके होते हैं वन सोल्यूशन। कितना होता है? वन सोल्यूशन, या फिर यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। और ऐसी इक्वेशंस कैसी होती है हमारी? कंसिस्टेंट। सो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे हेंस गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया ना? ये आपके 3 पार्ट्स हो गए, साथ में करते हैं अपना 4th पार्ट। चलो तो 4th पार्ट में भी सेम करेंगे। सबसे पहले कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 5। B1 की वैल्यू यहाँ से y का कोफिशिएंट कितना है? -3। और C1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11, ये -3 है। ओके। A2 आपका मिल जाएगा -10। B2 आपको मिलेगा y का कोफिशिएंट +6 है। अच्छा, 11 को अगर उधर शिफ्ट करोगे तो इसे -11 ले लीजिए। और C2 अगर -22 को उधर शिफ्ट रखेंगे तो हम इसे लिखेंगे +22। क्लियर? चलो तो रेशियोज फाइंड करते हैं। A1/A2 ये है आपका 5/-10। 5 से डिवाइड करो, 5 वन ज़ा 5 टू ज़ा, तो ये आ जाएगा 1/-2 को। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास माइनस साइन आपका डिनोमिनेटर में है तो हम उसे न्यूमरेटर में भी लिख सकते हैं -1/2, इस तरह से। फिर ऐसे ही करेंगे, B1/B2 फाइंड करेंगे। तो B1 कितना है आपका? -3 और B2 है 6। 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा -1/2। अब देखो A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल है, तो अब हमें C1/C2 भी फाइंड करना होगा। C1/C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? -11/22। तो 11 वन ज़ा 11 टू ज़ा, यहाँ से मिलेगा आपको -1/2। क्या नोटिस किया? ये तो तीनों रेशियोज इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दीजिए A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और वो भी इक्वल है C1/C2 के। जब कभी आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए कि आपकी तीनों रेशियोज जो है वो इक्वल हैं, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि ये लाइंस होती हैं पैरेलल। पैरेलल का साइन याद रखो भाई, तीनों इक्वल है, इक्वल इक्वल इक्वल, तो लाइंस भी तो पैरेलल ऐसी होती है ना। तो जब कभी दोनों ही पैरेलल पैरेलल आ जाए तो मतलब पैरेलल लाइंस है। ओके, सो आप यहाँ से लिख सकते हो लाइंस सॉरी पैरेलल नहीं होगा, कोइंसिडेंट होगा, क्योंकि जब तीनों हमारे इक्वल हैं तो उसको कैसे करेंगे? वो तो हमारा क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट पे मेनी सॉल्यूशंस हो जाता है ना, राइट? तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे लाइंस आर कोइंसाइडिंग। कोइंसाइड कर रही हैं लाइंस। ओके, समझ आ गया? और अगर कोइंसाइड कर रही हैं तो उसके क्या हो जाएंगे? मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस। और मेनी सॉल्यूशंस हैं अगर भाई अभी तक क्या है? इनकंसिस्टेंट उस केस में है जब कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर मेनी सॉल्यूशंस आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर? समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए इस क्वेश्चन का एक पार्ट और बचा है, वो भी साथ में कवर करते हैं। ये आपका 3rd क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट। सो इसमें क्या आ जाएगा? देखो यहाँ भी सेम ही करना शुरू करते हैं। सेम करेंगे मतलब A1 B1 C1 निकालते हैं। पहले अपने रेशियोज के लिए हम A1 A2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। A1 क्या है आपका? 4/3। B1 कितना है आपका? 2 आ जाएगा, और C1 होगा आपका 8। कंपेयर करने के बाद A2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। B2 आपका y का कोफिशिएंट जो कि आपका +3 है, और C2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12। अब हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है और रेशियो फाइंड करने हैं। A1/A2 की वैल्यू आ जाएगी, A1 है आपका 4/3, होल डिवाइड में 2 है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? जैसे 2 को 2/1 लिखते हैं। तो मैंने क्या बताया, इसे लिखेंगे पहले 4/3 और 2/1 को यहाँ पे लिखेंगे 1/2। ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, सो 2 1 ज़ा 2,
डिवाइड में 3, तो जो हमारा रेशियो A1/A2 है उसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 2/3। B1/B2, तो B1 की वैल्यू आपकी 2 है, B2 आपका 3 है, ये डायरेक्टली आ गया आपका 2/3। अब यहाँ से A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल आ रहे हैं, तो अब जब इक्वल है तो C1/C2 भी फाइंड कर लेते हैं। C1/C2 आ जाते हैं आपके 8/12। ये डिवाइड हो जाएगा आपका 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ये भी आ गया 2/3। ये तो फिर से आपके तीनों रेशियोज इक्वल आ गए जैसे प्रीवियस पार्ट में आए थे। तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि हमारे जो तीनों रेशियोज हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जैसे ही पता लगता है कि हमारी तीनों रेशियोज इक्वल हैं, इट मीन्स इसके क्या है, मेनी सोल्यूशंस हैं भाई, बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। और बहुत सारे सोल्यूशंस कब होते हैं, जब लाइंस कटती है कौन साइड एक के ऊपर एक होती हैं, तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए लाइंस आर कोइंसाइडिंग। और अगर लाइंस कोइंसाइडिंग कर रही है या फिर इन शॉर्ट हम बोलें कि उसके सोल्यूशंस हैं, मेनी सोल्यूशन है। अब जैसे ही हमें पता लगता है मेनी सोल्यूशन, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी हमारी, कंसिस्टेंट। आप लिखोगे यहाँ पे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। समझ आ गया, चल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद करेंगे हम फोर्थ पार्ट। जिसने भी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ एक बार ज़रूर कर दीजिए एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। किसी को भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके चलो तो फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। बोल रहा है कि आपको कुछ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, पहले तो उसमें पता करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इन केस अगर वो कंसिस्टेंट आ जाती है तो उनको ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड करना है। मतलब ये है कि ग्राफ बनाना है और ग्राफ की हेल्प से हमें उनका सोल्यूशन फाइंड करना है। क्लियर। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो आप उसको सिर्फ बताएंगे, क्योंकि इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता, तो उसको आप वहीं पर छोड़ देंगे। करेक्ट। सो सबसे पहली वाली जो इक्वेशन है हमारी x + y = 5 और 2x + 2y = 10। अभी देखो यहाँ से हम A1 A2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करना है तो हमें कंपेयर करने होंगे रेशियोज। और रेशियोज हमारे A1 A2 B1/B2 और C1/C2 के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A1 की वैल्यू, x का कोफिशिएंट 1, B1 का वैल्यू, y का कोफिशिएंट 1, C1। देखो एक चीज़ याद रखो कि अगर दोनों कांस्टेंट इक्वल टू के साइन की दूसरी साइड है तो कोई इश्यू नहीं है, उसको एज इट इज लिख लीजिए। C1 आ जाएगा आपका 5। ओके इसी तरह A2 आ जाएगा आपका x का कोफिशिएंट 2, B2 भी आ जाएगा आपका 2 और C2 आ जाएगा आपका 10। ओके अभी फाइंड करते हैं रेशियोज। A1/A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/2। यहाँ से देखो B1/B2 की अगर वैल्यू फाइंड करोगे तो आ जाएगा 1/2। इसी तरह फाइंड करेंगे C1/C2, तो क्या वैल्यू आ गई आपकी 5, C1 और C2 है आपका 10। तो इसे हम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में 5 1 = 5, 5 2 = 10 आ जाएगा आपका 1/2। अब यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो क्या मिला आपको, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में क्या होता था हमारा, अगर A1/A2 B1/B2 तीनों ही रेशियोज अगर हमारे इक्वल आ जाए तो आप इनको कह सकते हो कि आपको यहाँ से मिलने वाला है मेनी सोल्यूशंस। और अगर हमें कोई सोल्यूशन मिल रहा है, चाहे वो एक सोल्यूशन हो या फिर मेनी सोल्यूशन हो, तो इट मीन्स आपका जो इक्वेशंस होंगी वो होंगी कंसिस्टेंट। ये तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर। अब क्योंकि कंसिस्टेंट आ गया हमारा तो हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि इफ कंसिस्टेंट सो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली हमें इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। ओके अब ग्राफ पे अगर ड्रॉ करना है तो दोनों लाइंस के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, उनको कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम x + y = 5। एक बॉक्स बना लीजिए x और y की वैल्यूज़ के लिए। यहाँ पे आ जाएगी आपकी x की वैल्यूज़, ये आ जाएंगी आपकी y की वैल्यूज़। ओके देखो सिंपल सा लेंगे, अगर आप यहाँ पे x को 0 लेते हैं, x को 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 + y = 5। तो y की वैल्यू 0 + y, y = 5।
तो अगर x 0 लिया तो y आ गया आपका 5। क्लियर। इसी तरह अगर आप y को 0 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। इट मीन्स कि अगर x की वैल्यू को आपने y की वैल्यू को 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन पर। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसके लिए भी एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स में आ जाएंगे आपकी एक्स वाई की वैल्यूज़, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे आप x की ना रेंडम वैल्यू रख सकते हो, लाइक कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपके 0 रखना है, आप यहाँ पे x की वैल्यू को 1 भी पुट कर सकते हो। सो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 10। सो 2 1 ज़ा 2 होता है, और जब 2 उस साइड जाएगा तो 10 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इधर बचेगा आपका 2y, सॉरी 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 10 माइनस 2 कितना होता है 8, ये आ गया 2y। क्लियर। अभी जब इधर से 2 दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो 2 किस में हो जाएगा आपका, 2 जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/2, 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिला 4। इन शॉर्ट अगर आपने x की वैल्यू को 1 पुट किया है तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। क्लियर। इसी तरह एक वैल्यू और पुट करके देख लेते हैं x की। चलिए x इक्वल टू 2 रख लेते हैं, या 3 रख लीजिए, कुछ भी जो आपका मन करे। सो 2 मल्टीप्लाई टू 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 3 2 से कितना होता है 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सो 6 उधर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा 10 माइनस 6। 10 माइनस 6 कितना होता है 4 होता है, और अगर 2 इस साइड से उधर शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2। इसका मतलब जब आपने x की वैल्यू को 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। हमारे पास पॉइंट्स आ गए। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास पॉइंट है A और पॉइंट B। ठीक है, इस पॉइंट्स को ऐसे भी लिख सकते हो, A पॉइंट क्या है आपका 0,5 और B पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 5,0। इसी तरह इसे पॉइंट C कह दीजिए, इसे D, तो C पॉइंट क्या है आपका 1,4 और D पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 3,2। अब इन्हें प्लॉट कर लेते हैं हम ग्राफ पर। चलिए फिर एक बार ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो ये है आपका ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे 1-1 करके पॉइंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट ए। पॉइंट ए है आपका 0,5 और बी है आपका 5,0। तो 0,5 कहाँ पे है, 0 मतलब एक्स एक्सिस और 5 होना चाहिए वाई एक्सिस पे, तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट ए। बी पॉइंट है आपका 5,0, तो एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई कोऑर्डिनेट 0, तो ये आ गया आपका बी पॉइंट। ए और बी दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगी इक्वेशन, लाइक जो फर्स्ट लाइन का ग्राफ है वो। ओके, सो ए और बी को ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर, ये हो गया ज्वाइन। ओके, अब आता है सी और डी पॉइंट। तो मैं एक बार सी और डी के कोऑर्डिनेट्स देखिए। सी पॉइंट है आपका 1,4 और डी है आपका 3,2। यहाँ पे 1,4 लाइक एक्स कोऑर्डिनेट 1 होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए आपका 4। फिर आपका 3,2, एक्स कोऑर्डिनेट आपका 3 होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए 2, ये आ गया। अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दीजिए। अगर मैं इन दोनों लाइंस को, लाइक ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका डी है, और अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो सी और डी को, तो आप क्या नोटिस करोगे कि लाइन क्या हो गई, कोइंसिडेंट हो गई। ए बी की लाइन के ऊपर ही आ गया ना, राइट। तो यहाँ से आपके जितना भी आपका पार्ट होगा वो सेम लाइन है। तो सेम लाइन मतलब यहाँ पे आपके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे, बहुत सारी एक्स की वैल्यूज हो जाएंगी, वाई की वैल्यूज हो जाएंगी, राइट। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। जैसे पॉइंट ए हमारा था, हमें 0,5 था। पॉइंट बी हमारा है, सी है हमारा 1,4 है। पॉइंट डी जो है वो हमारा 3,2 है। पॉइंट बी जो है वो हमारा 5,0 है। तो ये सारे ही उसके सोल्यूशन है, कोई एक सोल्यूशन नहीं है। तो इस केस में आपको मिलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर लाई कर रहे होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे इसके सोल्यूशन। तो आप लिख सकते हो इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे इसके। ओके, तो कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं है। जैसा हमने पहले इसकी कंपेयर करके देखा था यहाँ पर, तो उसके मेनी सॉल्यूशंस थे। कंसिस्टेंट था, लाइक कोइंसिडेंट हमें लाइंस मिलने वाली थी। तो कोइंसिडेंट कर रही है मतलब कि सुपर इम्पोज कर रही है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो वहाँ पर बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं और वो सारे पॉइंट्स उसके सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया।
समझ आ गया होगा कि कोइंसिडेंट लाइंस का कैसे करना है। चलिए तो फिर इसका करते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में फिर से हमें इक्वेशंस दी हुई है, तो पहले हमें फाइंड करना है कि हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। कंसिस्टेंट है या नहीं है वो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारे रेशियोज की हेल्प से फाइंड करना होगा उसकी कंसिस्टेंसी, कि आपकी लाइंस जो है वो कैसी बनेंगी, कितने आपके सॉल्यूशंस होंगे। कंपेयर करते हैं। पहले a1 b1 c1 की वैल्यूज़ लिख लेंगे। a1 की वैल्यू आपकी 1 है, b1 की वैल्यू आपकी यहाँ से मिलेगी -1 और c1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8। इसी तरह अगर आप देखो a2 की वैल्यू आपकी 3 है, b2 की वैल्यू आपकी -3 है और c2 की वैल्यू है आपकी 16। ओके, चलिए तो सारे रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। a1/a2 कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 3। इसी तरह b1/b2 अगर आप फाइंड करोगे तो b1 की वैल्यू -1 है और b2 की वैल्यू -3 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 1/3। थर्ड रेशियो जो हमारा c1/c2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी, c1 आपका 8 है और c2 है आपका 16। 8 हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये आ गया आपका 1/2। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे सारे रेशियोज जो है तो वो कैसे मिल जाएंगे, a1/a2 आ जाएगा, इक्वल है b1/b2 के 1/3 1/3। बट अगर आप देखो कि c1/c2 वो है आपका 1/2, तो वही वो तो इसके इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है c1/c2 के। इस कंडीशन को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या है, आपकी कैसी लाइंस आएंगी। लाइंस आएंगी आपकी पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस आएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी। और जैसे ही हमें पैरेलल लाइंस मिल गई कुछ इस तरह से, तो हम देखेंगे यहाँ पर तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो इट मीन्स इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और जिन भी दो इक्वेशन का हम सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, तो वो इक्वेशंस कैसी हो जाती है, इनकंसिस्टेंट। सो आप लास्ट में एक लाइन लिख दोगे, हेयर द गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर आपकी इक्वेशन कंसिस्टेंट आती हैं तब हम उन्हें ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, बट क्योंकि हमारा यहाँ पर जो इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट आई है, तो आपका ये इक्वेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। इसको ग्राफिकली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद हम करेंगे अपना थर्ड वन। ओके, तो करते हैं फिर इसका थर्ड पार्ट। ये आ जाएगा आपका फोर्थ का क्वेश्चन नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में भी हमें सेम करना है। पहले फाइंड करना है कि इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए हम फाइंड कर लेते हैं अपनी वैल्यूज़। a1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। b1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1 है और c1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर है -6। ओके, उसी तरह a2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, b2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी -2 और c2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -4। रेशियोज फाइंड करेंगे, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसके लिए हमें कंपेयर करने होंगे रेशियो। तो a1/a2 कितना हो जाएगा, ये है आपका 2/4। सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। इसी तरह अगर b1/b2 फाइंड करेंगे तो b1 आपका 1 है, b2 आपका -2। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर निगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है तो आप उसको सिंपली लिख सकते हो -1/2। आगे आपको c1/c2 नहीं भी फाइंड करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो कि जो a1/a2 है वो इक्वल नहीं है आपका b1/b2 के। जब कभी आपको शुरू के ही दो ऐसे पॉइंट रेशियोज मिल जाएं कि जो दो इक्वल नहीं है, आप वहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये वाली जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट कर गई ना, पहले ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट, ठीक है। लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये आ जाएगा आपका, इंटरसेक्ट कर रही है ईच अदर। और अगर इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से तो उनका एक कॉमन पॉइंट होगा, तो इट मीन्स उनका एक यूनिक सोल्यूशन है, यानी कि उसका एक एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। और अगर कोई भी सोल्यूशन हमें मिल रहा है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें बोला था कि अगर हमें हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट मिलती है तो हमें उन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करने होंगे, हमें फाइंड करने होंगे पहले दो पॉइंट्स।
दोनों इक्वेशंस के। तो दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है आपकी 2x + y - 6 = 0। दूसरी इक्वेशन है आपकी 4x - 2y - 4 = 0। दोनों के लिए एक एक बॉक्स बना लीजिए और फाइंड करिए वैल्यूज़। ये आ जाएगी x और y की, यहाँ पे x आ जाएगा, ये y की वैल्यूज़ है, आपको पुट करके फाइंड करनी है। सेम इस इक्वेशन के लिए दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं हमें, ये आपकी x आ जाएगी, ये y आ जाएगी। इस इक्वेशन में अगर मैं सिंपली x को 0 रखूँगी तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 × 0 + y - 6 = 0। अब 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो -6 अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो +6 हो जाएगा, इसका मतलब y की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो क्या मिला यहाँ से कि अगर हमने x की वैल्यू को 0 रखा है तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 6। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 0 पुट कर दूँ, क्लियर, तो जैसे ही हम y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो मिल जाएगा 2x + 0 - 6 = 0। अब 2x + 0 तो 2x होता है, लेकिन अगर -6 को उधर की साइड शिफ्ट करूँगी तो आपको मिल जाएगा +6। अब यहाँ से अगर 2 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आएगा 2 × 3 = 6। तो यहाँ से क्या मिला कि अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। क्लियर हो गया। इस तरह से हमारे दो पॉइंट्स आ गए। ए पॉइंट, मैं यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख देती हूँ, आपका पॉइंट ए आ जाएगा 0,6 और उसी तरह से आपका पॉइंट बी आ जाएगा 3,0। दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम इनकी हेल्प से अपनी जो इक्वेशन है उसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड लाइन के लिए भी करते हैं। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो 4 × 0 - 2y - 4 = 0। अब यहाँ से क्या होगा, -4 अगर दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो ये +4 हो जाएगा, 4 × 0 होता है 0 और ये आ जाएगा -2y। तो 0 - 2y मिलेगा आपको, -2y = 4। -2 अगर उधर डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये मिल जाएगा 4/-2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, यह आ जाएगा आपका 2/-1, या फिर आप लिख सकते हो y की वैल्यू आपको मिलेगी -2। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको, अगर आपने x की वैल्यू को 0 पुट किया है तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -2 मिल गई। इसी तरह सेकंड पॉइंट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम रख देंगे यहाँ पे y की वैल्यू को 0। अगर y की वैल्यू को 0 रख देंगे तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी 4x - 2 × 0 - 4 = 0। -4 अगर उधर की साइड शिफ्ट होगा तो +4 हो जाएगा, ये आपका 4x 2 × 0 आपका 0 रहेगा, 4x - 0 4x = 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, क्योंकि 4 1 ज़ा 4 होता है। तो यहाँ से मिला कि अगर आपने y की वैल्यू को 0 रखा है तो x की वैल्यू मिल गई 1। यहाँ से फिर से आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, c कोऑर्डिनेट को आप बोल सकते हो 0, -2 और जो आपका d कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा आपका 1,0। क्लियर है। इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम अपनी सेकेंड लाइन की सेकेंड इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए तो फिर ग्राफ पेपर लेते हैं और पॉइंट्स को प्लॉट करके हम इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं, लाइन फाइंड करते हैं। ओके सो ये हमारा ग्राफ है और ग्राफ के ऊपर हमें अपना पॉइंट्स लाइक प्लॉट करने हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए आपका 0,6 है और बी आपका 3,0। सो 0,6 मतलब x कोऑर्डिनेट होगा आपका 0 और y कोऑर्डिनेट है 6, तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट नंबर ए। और उसी के साथ आपका जो b पॉइंट है वो है 3,0, तो x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट b। दोनों अगर मैं पॉइंट्स को ड्रॉ कर दूँ, लाइक ज्वाइन कर दूँ, तो आपको ये मिल जाएगी लाइन इक्वेशन नंबर 1 की, राइट। ये ज्वाइन हो गई, ये आपकी लाइन मिल गई। उसके साथ में हम फिर अब ड्रॉ करेंगे अपने पॉइंट सी और डी को प्लॉट करेंगे। सी पॉइंट क्या है आपका, देखो यहाँ पे 0, -2 और डी पॉइंट क्या है आपका 1,0। सो 0, -2 इट मीन्स x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 2, ये आ जाएगा पॉइंट सी। और पॉइंट डी है आपका 1,0, लाइक x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 0, तो ये आ गया आपका पॉइंट डी। सी और डी पॉइंट को भी अगर आप ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर सिंपली, तो यहाँ से आपकी एक लाइन और बन जाएगी। देखो सी और डी को आपको ज्वाइन करना है, ओके।
सो ये लाइन कुछ इस तरह आ जाएगी। दोनों लाइंस अगर आप देख सकते हो बहुत इजीली यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, x को मिलाओगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है और ये भी 2, तो ये वाला पॉइंट आ जाता है आपका 2,2, और यही होगा इस इक्वेशन का सोल्यूशन। लाइक हमारा जो कोऑर्डिनेट 2,2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू भी 2 आ गई और y की वैल्यू भी 2 आ गई, और यही होगा आपका सोल्यूशन इस इक्वेशंस का। ओके, क्लियर हो गया। इसी तरह आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 3 भी। ओके, सो उसके बाद आपका एक पार्ट और बचा है फोर्थ पार्ट, वो भी कर लेते हैं। यहाँ से बस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है लास्ट में कि हमारा ये सोल्यूशन है। तो चलिए फिर करते हैं फोर्थ पार्ट। इसी पेज पर आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं फिर से। एक है आपकी 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, सेकेंड है आपकी 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर से अगर हमें पहले क्या चेक करना है कि हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड करने के लिए हमें कंपेयर करने होंगे रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो a1 की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी आपको 2, इसी तरह b1 की वैल्यू क्या है आपकी -2, और c1 की वैल्यू आपको फिर से मिल जाएगी -2। क्लियर। a2 की वैल्यू क्या होगा, x का कॉफिशिएंट 4 है, और b2 की वैल्यू आपको फिर से मिल जाएगी -4, और c2 की वैल्यू भी आपकी है -5। अब फाइंड कर लेते हैं रेशियोज, जिससे हमें पता लग जाए कि हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे हम a1/a2। a1 क्या है आपका 2 और a2 है आपका 4। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा आपका 1/2। b1/b2 फाइंड करते हैं, तो b1 की वैल्यू आपकी -2 है और b2 की वैल्यू -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये रेशियो भी आ जाता है आपका 1/2। अब a1/a2 b1/b2 तो इक्वल आ गए। साथ में हम फिर चेक कर लेते हैं c1/c2 भी। c1 आपका -2 है, c2 आपका -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बट c2 हमें मिला 2/5। तो यहाँ से क्या नोटिस किया कि जो दो शुरू के रेशियोज हैं a1/a2 और b1/b2, वो तो आपस में इक्वल है, बट लेकिन वो इक्वल नहीं है c1 और c2 के। जैसे ही हमें शुरू के दो तो इक्वल मिल गए, पर लास्ट वाला इक्वल नहीं मिला, इसका मतलब हो जाता है कि हमारी जो लाइंस है वो कोइंसाइड नहीं करेंगी, वो पैरेलल लाइंस आएंगी। कैसी लाइंस आएंगी, पैरेलल लाइंस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लाइंस आर पैरेलल। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमें पैरेलल लाइंस मिल जाती है तो उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, और कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इसका मतलब उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो नो सोल्यूशन। और किन्हीं इक्वेशंस का अगर कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी, वो तो वही इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो लास्ट में यहाँ पे मेंशन कर देना कि इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, अब क्योंकि इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है और इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो हमारा ग्राफ ड्रॉ करने का मतलब ही नहीं बनता। हमें अपने जो सोल्यूशन है उसको यहीं रोक देना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तभी हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इतना सही आपका था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट फिर अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। समझ आ गया होगा ना, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो फिर मूव करते हैं 5th क्वेश्चन पर। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter then its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। देखो, ये आपको डायरेक्ट इक्वेशंस नहीं दी हुई हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है, उसके बाद इनका सोल्यूशन फाइंड करना है। अब इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स कौन से होंगे, देखो यहाँ पे पूछ रहा है डायमेंशंस ऑफ गार्डन। अब गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो उस गार्डन की एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी, राइट। तो लेंथ को तो हम मान लेते हैं x और उस ब्रेड्थ को मान लेते हैं हम y, दोनों वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें वही लाइन ऐड करनी है कि लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी, लेंथ ऑफ द गार्डन बी x, और साथ में विड्थ भी करनी है, तो एंड द विड्थ ऑफ द गार्डन बी y।
एंड द ब्रेथ लिख सकते हो या फिर ब्रेथ भी लिख सकते हो, सेम ही चीज़ है आपकी, ब्रेथ ऑफ द गार्डन बी वाई। अब हमारी दोनों चीज़ें कंसिडर हो गई। अब हम फोकस करेंगे हमें क्वेश्चंस में दिया क्या है। तो अगर क्वेश्चंस पे आ जाए तो सबसे पहले बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर मीन्स कि जो भी हमारा पेरीमीटर होगा, ठीक है, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन का हुज लेंथ इज 4 मीटर। देखो साथ में ना एक कंडीशन और दे दी, हुज लेंथ, तो लेंथ क्या है हमारी x। अब जैसे इज दे दिया, इसका मतलब है इक्वल, तो हुज लेंथ इज, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ को हमने x माना है तो x किसके इक्वल है, 4 मीटर, 4 मोर देन होगा ये, ओके, 4 मोर देन। सो मैंने क्या बताया, अगर मोर देन है तो मतलब वो 4 मीटर ज़्यादा है, और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो +4 कर दिया। और मोर देन किससे है, उसकी विड्थ से, और विड्थ कितनी है हमारी y। तो क्या की आपकी एक इक्वेशन आ गई यहाँ से कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, कि जो आपकी लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से। अब यहाँ पे जो आपकी दूसरी लैंग्वेज क्या चल रही थी, ये तो बीच में उन्होंने दूसरी कंडीशन दे दी, तो हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ ऑफ द पैरामीटर कितना है आपका 36। अब आप सभी को पता होगा, मैं साइड में मेंशन भी कर दूंगी कि जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो कितना होता है, 2 × 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 36। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेंथ हमने मानी है x और विड्थ हमने मानी है y, तो x प्लस वाई आ गया आपका 36, ये हो जाएगी आपकी सेकेंड कंडीशन। क्लियर। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, ऑब्वियसली कोई लेंथ और ब्रेड्थ तो होगी, तो सोल्यूशन तो है यहाँ पर, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो अगर क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है एग्जाम में और वो मेंशन नहीं करता कि ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो, जो हम आगे के एक्सरसाइजेस में करेंगे। बस क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं और उसमें हमें क्वेश्चंस करने हैं मोस्टली ग्राफिकल मेथड से, तो इसके लिए पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे, बना लीजिए एक बॉक्स, एक x की वैल्यूज़ के लिए, एक y की वैल्यूज़ के लिए। ओके, एक बॉक्स इस वाली इक्वेशन के लिए बना लीजिए, यहाँ पर एक x आ जाएगी वैल्यूज़, एक y आ जाएंगी। चलिए तो फिर फाइंड कर लेते हैं दोनों के लिए दो दो कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे क्या करोगे ना, x को 0 रखोगे, 36 बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा आई गेस, ओके, या फिर कर लीजिए, वैसे आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, बट चलिए कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से लाइक छोटी अगर आप वैल्यू रखो ना, कुछ और भी रख सकते हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि x की वैल्यू को आपने रख लिया 20, थोड़ा सा बड़ा रख लिया ताकि y की भी ऐसी आ जाए, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, 20 + y इज इक्वल टू 36। अब 20 उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 - 20, 6 - 0 6 होता है, 3 - 2 1। तो जब आपने x की वैल्यू को 20 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई 16। वो 36 ना बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाती, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। इसी तरह अब आप रख सकते हो यहाँ पे x की कोई दूसरी वैल्यू रख लो, लाइक आपने रख ली यहाँ पे 18 ही रख लीजिए। ओके, सो 18 अगर आपने रखी तो 20 + y, सॉरी अब आपने x की रखी 18, सो यहाँ पे आ जाएगा 18 + y इज इक्वल टू 36। अब 18 इस साइड से उधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 36 - 18, यहाँ पे बचेगा y, 16 - 8 हो जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 2, 2 - 1 1। इट मीन्स कि जब आपने x की वैल्यू को 8 रखा तो y की वैल्यू भी क्या मिली आपको 18। यहाँ से दो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके, एक आ जाएगा a जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 20, 16, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका b जिसके कोऑर्डिनेट्स आप ले सकते हो 18, 18। साथ ही में आ जाते हैं इस वाली वैल्यू पे। अब आप यहाँ पे भी ऐसे करो, देखो अगर x को 0 पुट करोगे तो आपको यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी ना, थोड़ी सी नेगेटिव में आ जाएगी, तो हम ना नेगेटिव अवॉइड कर लेते हैं। x को मैं यहाँ पे मान लेती हूँ 10 मान लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, ठीक है 10 मान लेते हैं चलो। तो अगर x को 10 रखोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो 4 उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 - 4, और इधर रह जाएगा आपके पास y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 - 4 होता है आपका 6। तो x की वैल्यू अगर हमने 10 रखी तो y की वैल्यू आ गई आपकी 6।
अब यहाँ पे y को 0 भी पुट कर सकते हो, तो अगर मैं y को 0 पुट कर दूंगी यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 + 4 और 0 + 4 कितना होता है 4। इट मीन्स कि जब y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 4। एक पॉइंट C हमें प्लॉट करना है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 10,6 और एक पॉइंट हमें D प्लॉट करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,0। चलिए तो फिर ड्रॉ करते हैं इसके लिए ग्राफ और बहुत इजीली करेंगे, क्लियर हो जाएगा सारा। लेके आते हैं एक बार ग्राफ। ओके तो ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ पहली जो हमारी इक्वेशन है अगर उसके लिए हमें फाइंड करना है अपनी लाइन तो उसके लिए दोनों पॉइंट्स जो हमारे a, b है वो ड्रॉ कर लेते हैं। a, b मैं आपको दिखा देती हूँ, a पॉइंट और b पॉइंट। a है आपका 20,16 और b है आपका 18,18। सो पहले अगर 20,16 ड्रॉ करना है तो 20 आपका x कोऑर्डिनेट है और साथ में b है आपका 16, तो 20,16 ये आ गया, देखो ये 16 की लाइन आ रही है यहाँ से और ये 20, तो ये आ गया आपका पॉइंट नंबर ए। इसी तरह अगर बी पॉइंट देखो तो वो 18,18 है, ये आपका ए आ जाएगा 18 और साथ में ये आ जाएगा आपका 18 यहाँ से, ठीक है। तो 18, अरे ये तो बहुत पास में आ गए बट चलो कोई बात नहीं, हमें तो पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं तो मैं इनके लिए एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे आपकी ये आ जाएगी लाइन, ठीक है ना। दोनों ए और बी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एक थोड़ी लेंथ की लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम प्लॉट करेंगे अपने जो दोनों पॉइंट्स हैं सी और डी दूसरी इक्वेशन के लिए। सी पॉइंट क्या है आपका 10,6 और डी क्या है आपका 4,0। इट मीन्स 10 आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, और 6 आपका वाई कोऑर्डिनेट, ये आ गया। दूसरा क्या है आपका 10,6 और 4,0, 4 आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0, तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट D और ये आ गया आपका पॉइंट C। अब इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं और देखते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके सो इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूँगी तो एक लाइन मिलेगी फिर से। ओके सो जब हमने सी और डी को पॉइंट को ज्वाइन किया और थोड़ा एक्सटेंड करा तो ये आ गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये कौन सा पॉइंट है, इधर 20 आ रहा है और इधर 16, तो ये जो पॉइंट आपका ए है वो आ जाएगा आपका 20,16 और यही होंगे आपके सोल्यूशंस आपकी इस इक्वेशन के। इट मीन्स कि आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो आ गई 20 और वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 16, यही आप आंसर मेंशन कर दीजिए। तो आपने ग्राफ से ड्रॉ कर लिया, ग्राफ से ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला कि x की वैल्यू आई हमारे पास 20 और y की वैल्यू मिली आपको 16। अब क्योंकि लेंथ आपकी x थी और ब्रेड्थ आपकी y थी तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो लेंथ है आपकी रेक्टेंगुलर गार्डन की वो होगी आपकी 20 मीटर और जो आपकी विड्थ होगी रेक्टेंगुलर गार्डन की वो हो जाएगी आपकी 16 मीटर। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा कैसे फाइंड करा, ग्राफिकली सॉल्व किया और बहुत इजी तरीके से। क्लियर, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन 5 था। 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, देखो बहुत ध्यान से देखना, आपने आँख नाक कान सब खोल के सुनना क्या क्वेश्चन में है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक आपको इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0, we have to write the another equation in 2 variables such that the graphical representation of the pairs so formed is intersecting lines, पैरेलल लाइंस एंड आपका इसी का थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंट लाइंस। तो मतलब इसका कहने का ये है कि आपके पास एक लाइन दी हुई है, मैं अब लिख देती हूँ यहाँ पे 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें बताना है इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो आपने कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से आपको पता है इसका a1 क्या है, a1 आपके पास 2 है और b1 आपके पास 3 है और c1 आपके पास -8 है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती है, 4 इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमारे पास क्या कंडीशन होती है। जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या फिर हम यहीं पे चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो मेन कंडीशन है वो ये सेटिस्फाई करानी चाहिए कि जो रेशियो हमारा a1/a2 है वो इक्वल नहीं होगा b1/b2 के। C1/C2 से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन A1/A2 और B1/B2 तो भाई इक्वल नहीं होंगे अगर लाइंस को इंटरसेक्ट कराना है तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर लाइंस इंटरसेक्ट करानी है तो दोनों हमें जो रेशियोज है उन्हें इक्वल नहीं रखना। तो A1 हमारा 2 है, तो हमें कुछ इस तरह से करना है कि अगर मैं कोई लाइक A2 की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, A2 की वैल्यू ले लीजिए, चलो 3 ले लेते हैं और B2 की वैल्यू 5 ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको,
देखो A1/A2 जो आपका 2/3 है और B1/B2 जो आपका 3/5 है, क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है। तो आप दूसरी इक्वेशन कैसे लिख सकते हो? A2x होता है ना, तो 3x प्लस 5y, लास्ट में आप कुछ भी ले लो, -8 ले लो या -6 ले लो, जो आपका मन करे। ओके, इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी ऐसी इक्वेशन आ जाएगी कि जब आप इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो आपको कंडीशन क्या मिल रही है कि A1/A2 जो है वो इक्वल नहीं है B1/B2 के। दैट मीन्स कि ये जो गिवन लाइन है और जो इक्वेशन हमने फाइंड करी है, उन दोनों के जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, जब लाइन्स ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगी। इतना सा क्वेश्चन था। अब आ जाइए पैरेलल लाइन्स पे। पैरेलल लाइन्स के लिए आपको क्या करना है? देखो, एक इक्वेशन जो दी हुई है आपको, वो है आपकी 2x + 3y - 8 = 0। क्लियर? अब -8 = 0 आ गई आपके पास। यहाँ पर a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू -8 है। अब आपको फिर से रिवाइज करनी होगी कि आपकी पैरेलल लाइंस के लिए क्या इक्वेशन थी, कि अगर हमारी पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस का मतलब है कि नो कॉमन पॉइंट, तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और कोई सोल्यूशन नहीं होगा इसका मतलब क्या कंडीशन थी कि A1/A2 इक्वल तो होना चाहिए B1/B2 के, बट किसी केस में भी वो इक्वल नहीं होना चाहिए C1/C2 के। क्लियर? तो अगर हमारी एक इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, तो हमारा A1/A2 और B1/B2 कैसे इक्वल हो सकता है? लाइक देखो, ये 2 है, 2 3 कितना होता है? मैं इसको 6x लिख लूँ तो कितना हो जाएगा? 1/3 आ जाएगा ना। 2 1 2, 2 3 6। इसी तरह 3 का भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 9y आ गया। और लेकिन ये दोनों तो इक्वल आ जाएंगे। अब A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल हो गए, बट वो C1/C2 नहीं होना चाहिए। तो 8 की जगह कुछ 7 लिख दो, तो यहाँ से मिल जाएगा कि वो C1/C2 के इक्वल नहीं होगा। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि जो आपका 2/6 है वो इक्वल हो जाएगा आपका 1/2 के। करेक्ट? और वही इक्वल हो जाएगा आपका 3/9 के, क्योंकि 3 1 3 और 3 2 6, तो वो इक्वल हो गए आपस में। बट इक्वल नहीं होगा -8/- 7 के। इट मीन्स यहाँ पर A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, बट वो इक्वल नहीं है C1/C2 के। क्लियर? तो ये वाली जो हमने लाइन लिखी है, ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड लाइन, यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके, इसी तरह हमारा एक पार्ट, थर्ड पार्ट और रहेगा, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें बताना है कि उस इक्वेशन के साथ कौन सी ऐसी लाइन हमें ड्रॉ करनी है कि हमारी जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट आएंगी। कोइंसिडेंट मतलब सुपर इम्पोज करेंगी, एक दूसरे को कवर करेंगी। तो पहली जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो है आपकी 2x + 3y - 8 = 0। अब भाई कुछ नहीं करना आपको, कंडीशन देख लीजिए क्या होती है कोइंसिडेंट। अगर लाइन को कोइंसाइड कराना है तो कौन सी कंडीशन होती है? हमारी जो रेशियोज की कंडीशन है वो आपको लिखनी होगी। सो कोइंसिडेंस लाइन के लिए हमारी रेशियो की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। लाइक तीनों ना इक्वल होने चाहिए। तो कैसे फाइंड करोगे? देखो, इसके सारे कोफिशिएंट्स को सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी कर दो, 2 से कर दो या 3 से। जैसे 2 की मल्टीप्लाई में 2 से कर दूँ तो आप किसी से भी कर सकते हो, 3 4 5, बट सारे कोफिशिएंट को सेम नंबर से करना है। जैसे 2 2 4 x आ गया, फिर +3 है तो 3 2 6 y आ गया, माइनस है तो माइनस लेना, 8 2 16 आ गया, इक्वल टू 0। आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देखो, A1 अगर A2 लोगे तो कितना आएगा? 2/4 इक्वल टू होना चाहिए, ये आ गया आपका 3/6 और यहाँ पे आ जाएगा -8/-16। इसको चेक कर लो, ये आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, ये -16 था, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 8, 8 2 16। इट मीन्स 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इस जो पार्ट का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी आपकी ये वाली इक्वेशन। क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही बोला था कि हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो हमारी दी हुई इक्वेशन के साथ पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन बनाए। तो वही हमने यहाँ पे किया है। ओके, समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका 7th, वो भी कवर करते हैं।
ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का, और क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। दो इक्वेशंस आपको दी हुई है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines in the x-axis and shade the triangular region. तो क्या बोल रहा है कि हमें दो इक्वेशंस दी हुई है। एक इक्वेशन है आपकी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और साथ में दूसरी इक्वेशन है आपकी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशंस आ गई, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है, चलिए कर लेंगे। अब जब दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किसी तरह से एक ट्राइंगल बनेगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों लाइन से, अब देखो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है ना, तो 2 लाइन तो इन इक्वेशंस की आ जाएंगी और तीसरी आ जाएगी एक्स एक्सिस की। कंसिडर करो ऐसे आ गई ये 2 लाइन और थर्ड साइड हो जाएगी, तो ये ट्राइंगल बन गया। तो वो पूछ रहा है कि उस ट्राइंगल के जो ये वर्टिसेस हैं तीनों, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ओके, और साथ में जो ये ट्राइंगल आएगा उसके एरिया को शेड करना है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को बनाने के लिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले बना लीजिए एक छोटा सा बॉक्स जिसमें हम डिफाइन करेंगे अपनी एक्स और वाई की वैल्यूज। सेम इस वाली इक्वेशन के लिए कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स और वाई और ये आ जाएंगे वैल्यूज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूंगी तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो 0 माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर y को उस साइड शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे रह जाएगा 1, तो इट मीन्स y की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1। सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे रख दूँ y की वैल्यू को 0 तो क्या मिलेगा, x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x माइनस 0 कितना होता है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 को उस साइड शिफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा -1। दैट मीन्स कि y की वैल्यू अगर 0 रखी है तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, यहाँ से 2 पॉइंट्स आपको ड्रॉ करने हैं, लाइक प्लॉट करने हैं। एक आ जाएगा आपका 0,1 और दूसरा क्या आ रहा है आपका -1,0। ये दोनों पॉइंट्स हमें ग्राफ पे प्लॉट करने हैं पहली इक्वेशन के लिए। साथ ही में आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन पे। अगर इस इक्वेशन में आप x इक्वल टू 0 पुट करोगी तो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई टू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3 इंटू 0 होगा आपका 0 प्लस 2y माइनस 12 को अगर उधर की साइड शिफ्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 12। 0 प्लस 2y होता है 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ से 2 6 12 होगा तो y की वैल्यू आ गई 6 आपकी। इट मीन्स कि अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। इसी तरह दूसरा कर लेते हैं। अब रख लेते हैं y की वैल्यू को 0। y की वैल्यू को 0 रखेंगे, ये मिल जाएगा आपको 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई टू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। और अगर -12 को मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगी तो आपको मिल जाएगा +12। यहाँ से आ जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू 12। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 3 4 ज़ा 12, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4। कि अगर y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ से फिर से आपके दो कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं और कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 0,6 प्लॉट करना है और एक प्लॉट करना है आपको 4,0। चलिए तो फिर ग्राफ ले आते हैं और कर लेते हैं इसको भी प्लॉट। ओके, सो ये है आपका ग्राफ, ड्रॉ कर लेते हैं। देखो जो पहली वाली इक्वेशन है अगर उसके लिए लाइन ड्रॉ करनी है तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, ये है आपके 0, -1 और -1,0। सो x कोऑर्डिनेट आप 0 रखिए और y कोऑर्डिनेट 1, 0,1 ये आ जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट क्या है आपका -1 और y कोऑर्डिनेट 0, तो ये आ जाएगा आपका b पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, a और b दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से आपको एक लाइन मिल जाएगी। चलो मैं ड्रॉ कर देती हूँ इसको एक बार। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर हमें ये वाली लाइन मिली है इस तरह से। ओके, आप देखो c और जो आपके दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, एक आपका है 0,6 और दूसरा है 4,0। 0,6 लाइक x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 6, तो 0,6 ये आ गया आपका पॉइंट c, लाइक c भी नहीं बोलेंगे, चलिए ठीक है, एक पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर है। ठीक है, और जो इसको राउंड कर दीजिए आपको इजी रहेगा। एक पॉइंट ये था, यहाँ पर एक पॉइंट ये। ओके,
उसके बाद आपका जो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट है वो है 4,0, लाइक x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 0, तो ये आ जाएगा आपका फोर्थ पॉइंट। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके सेकेंड इक्वेशन की लाइन आ जाएगी, ये दोनों पॉइंट्स है आपके। ओके, चलो ज्वाइन कर लेते हैं इसको, ये आ गई आपकी इक्वेशन लाइक लाइन। अब ये इन्होंने कहाँ पे, यहाँ से ट्राइंगल बनाना था। देखो ट्राइंगल के वर्टिसेस देख लो, ये दोनों लाइंस, देखो ट्राइंगल एक यहाँ भी बन रहा है बट यहाँ पे ये वाई एक्सिस आ रहा है, राइट। बट हमें कौन सा बनाना है, इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से बनने वाला ट्राइंगल। तो इसे पॉइंट दे दीजिए ए, यहाँ पे ये बी मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, चलिए इसको ए नहीं बोलते, ये बी है ना ऑलरेडी यहाँ पर, इसे मैं बोल देती हूँ समथिंग डी बोल दीजिए, चलो डी। ओके, ये आ गया आपका बी और इसे बोल दीजिए ई। तो आपका जो ट्राइंगल आया यहाँ पे डी बी ई। अब डी के कोऑर्डिनेट्स देखो, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ है कौन सा पॉइंट है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका 2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो ये आ गया आपका 2,3। साथ में ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका है 4 और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा 0। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये है आपका -1 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई आपका 0। तो हमें ना यही तीनों बताने थे और साथ में शेड करना था ये ट्राइंगल। तो आप कुछ भी एक पेंसिल ले लीजिए अपनी, या फिर जिससे भी आपका कलर से मन करे, और ये जो ट्राइंगल आपको मिला है इसे आप कर दीजिए ऐसे शेड। ओके, पूरा जो ट्राइंगल वाला एरिया है ना, इसे हमें क्या करना है, शेड करना है। ओके, इस तरह से शेड कर देना है, और लास्ट में जहां आपने आंसर लिखा होगा यहाँ पे आप मेंशन कर देना वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स आर, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर। देखो तीनों वर्टिसेस मैंने आपको बता दिए थे, एक वर्टिस था आपका डी जिसके कोऑर्डिनेट्स आए थे इंटरसेक्ट करने पे 2,3, एक था आपका बी जिसका था -1,0 और एक था आपका ई जो था आपका 4,0। तो यही आपके वर्टिसेस हो जाएंगे। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट हो गई। टोटली ग्राफ के ऊपर बेस्ड थी। किसी को कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो एक बार वीडियो को एक बार और अच्छे से देखना, फिर भी लगेगा कि किसी क्वेश्चन में कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपका जो भी डाउट होगा वो रिजोल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर, अच्छी लगी वो वीडियो तो अपने क्लासमेट्स और बैचमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि अबाउट द फ्री डाउट सॉल्विंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी अगली एक्सरसाइज 3.2 के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।